Hey everyone, this is Simran and welcome to इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक नई यूनिट, जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी कहा था कि आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट्स, जो कि आपका चैप्टर नंबर या यूनिट 16 है। इससे पहले हम द प्रॉपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कल डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आप में से किसी ने वो वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। क्योंकि आप में से किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम आप वीडियोस अपलोड करती हैं लेकिन उसका नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं आता है, तो माइट बी पॉसिबल आप लोग ने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है, इसलिए आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूंगी कि आप बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि मैं जब भी वीडियोस डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए, ठीक है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इग्नू ई पाठशाला के नाम से है। वहां पे आप अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे पिंग भी कर सकते हैं। और जहां तक आपकी पीडीएफ की बात है तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी और टेलीग्राम पे आप टाइप करिएगा इग्नू स्क्वाड तो आपको मिल जाएगा और वहीं पे ही अब सारी पीडीएफ शेयर होंगी, ठीक है। तो चलिए हम बिना किसी देर के अपने सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग के चैप्टर का नाम ही है इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट का सेटलमेंट, ठीक है। जो भी इंटरनेशनल ट्रेड में जो कंट्रीज है उनके बीच में जो डिस्प्यूट होता है उसको कैसे सेटल किया जाता है आज हम ये पढ़ेंगे, ठीक। तो इन इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शंस most of the business is conducted on the basis of written orders rather than based on verbal orders conveyed personally by the importer. The written export orders or agreements or contracts form the basis of export business. Dispute arises due to the breach of contract either by the exporter or importer. अब जो इंटरनेशनल ट्रेड में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं? कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होते हैं या फिर मैं कहूँ अग्रीमेंट्स होते हैं प्रॉपर, ठीक है। और वो कैसे होता है? रिटन फॉर्म में होते हैं, ना कि वर्बल या ओरल फॉर्म में। क्यों? क्योंकि अगर कभी फ्यूचर में क्लेम करने की जरूरत पड़े तो हमारे पास एविडेंस होने चाहिए क्लेम करने के लिए, राइट। सो इसीलिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये कैसे रहते हैं? रिटन फॉर्म में। लेकिन जरूरी नहीं है कि रिटन फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद डिस्प्यूट नहीं अराइज हो सकते हैं, जो कंट्रीज उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। तो इन डिस्प्यूट को कैसे रिमूव किया जाएगा इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। द स्कोप ऑफ डिस्प्यूट्स और डिफरेंसेस आर देयरफॉर मोर पर्टिकुलरली व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज ईदर कंस्ट्रक्टेड फॉर द पार्टीज और व्हेन द पार्टीज यूज अ स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म। Sometimes, despite a formal contract being apparently comprehensive, there is still a potential scope of dispute, ठीक है। चाहे जितना भी कॉन्ट्रैक्ट हो, जितना भी अग्रीमेंट हो, दोनों पार्टीज ने म्यूचुअली जो है कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म किया हो, फिर भी उसके बाद भी डिस्प्यूट अराइज हो सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं एरियाज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट की कौन कौन से एरिया में इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट अराइज हो सकता है, ठीक। Broadly, the commercial disputes mostly arise on account of various omissions or commissions by the parties to the contract which make it difficult for them to perform their contract. That is, they become unable to fulfill their obligations created under the commercial contracts. ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो अगर कोई भी अपने ऑब्लिगेशन को कंप्लीट करने से पीछे हट जाती हैं या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ओमिशन एडिशन करने की कोशिश करती हैं, इसकी वजह से क्या होता है? डिस्प्यूट अराइज होते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं किन किन एरिया में डिस्प्यूट अराइज होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा disputes arise when the contracting parties do not fulfill their contractual obligations resulting in a breach of contract. तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी चाहे वो एक्सपोर्टर हो चाहे वो इम्पोर्टर हो, अगर उसने अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट नहीं किया तो वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? ब्रीच हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और इसकी वजह से दोनों ही पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा when time is considered as the essence of the contract but goods are not supplied within the stipulated time. अब जिस कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एक मेजर ऑब्लिगेशन है या कहें
कि टाइम को कंसिडर करके ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है और वही बेसिक कंडीशन अगर नहीं फुलफिल होगी तो डिस्प्यूट अराइज होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्हेन द प्रोमिसर प्लीड्स his inability to perform his obligations due to failure of a third person on whom the promisor relied for the supply of goods। अब जो प्रोमिसर है या मैं कहूँ एक्सपोर्टर है, अगर वो किसी थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी के ऊपर रिलाई करता है किसी प्रोडक्ट के लिए जो कि उसको इम्पोर्टर कंट्री में भेजना है और वो जो थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी है वो उसको वो प्रोडक्ट नहीं पहुंचा पाती है, तो क्या जो एक्सपोर्टर है वो अपना जो ऑब्लिगेशन है या कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन उसको कंप्लीट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक, और जब कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं कंप्लीट होगा तो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा when goods supplied are not fit for the purpose required and mentioned by the buyer and the buyer relied on the skills and judgment of the seller for the goods and it is the seller or exporter business to deal in such goods। अब ये पॉइंट हमने इम्प्लाइड कंडीशंस और इम्प्लाइड वारंटी वाले टॉपिक में पढ़ा था और हमने डिस्कस किया था कि बायर की जैसी रिक्वायरमेंट है अगर उस अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट नहीं निकलता है तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रीच हो जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर एक्सपोर्टर की जजमेंट के अकॉर्डिंग या उसकी स्किल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है। जो हमने एग्जांपल लिया था रेफ्रिजरेटर का, अगर आपको याद है, तो वहां पे जो बायर ने रेफ्रिजरेटर खरीदा था वो सेलर की स्किल और जजमेंट के अकॉर्डिंग लिया था, राइट। लेकिन वो प्रोडक्ट वैसा नहीं निकल के आया जैसा बायर ने चाहा था, तो क्या हुआ था, जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ब्रीच हो गया था। ठीक, और इस वजह से क्या होगा, डिस्प्यूट अराइज होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा dispute arises when the goods supplied are not of mercantile quality, that is goods do not have use value or the exchange value। ये पॉइंट भी हमने डिस्कस किया था। मर्केंटेबल क्वालिटी क्या मतलब, जिसकी कुछ कमर्शियल वैल्यू होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप पेन ले रहे हैं और वो पेन अगर काम ही ना करे, उसकी इंक वर्क ही ना करे, तो क्या वो मर्केंटेबल क्वालिटी का प्रोडक्ट हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, फैन है लेकिन वो चल नहीं पा रहा है, तो क्या वो मर्केंटेबल क्वालिटी प्रोडक्ट हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर ऐसे प्रोडक्ट को सेलर सेल करेगा तो क्या होगा, डिस्प्यूट अराइज होगा ही होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब डिस्कस कर लेते हैं मेथड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट की, कौन से मेथड्स के थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड में डिस्प्यूट को सेटल किया जाता है। ठीक, when the amicable method to resolve a dispute fails, the parties resort to an outside individual or tribunal or court to settle the matter। There are therefore three principal methods of resolving international trade disputes। कौन कौन से हैं? litigation, arbitration and conciliation। ठीक है, तो अगर फ्रेंडली तरीके से जो डिस्प्यूट है उसको सेटल नहीं कर पाती हैं पार्टीज, तो क्या करती हैं, कोई आउटसाइड इंडिविजुअल या कोर्ट के पास जाती हैं और अपने डिस्प्यूट्स को सेटल करने। ठीक है, और डिस्प्यूट कुछ तीन तरह से सेटल किया जाता है, जो तीन प्रिंसिपल मेथड्स हैं, जो हैं लिटिगेशन, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन। ठीक है, इनको एक करके पढ़ेंगे हम। सबसे पहला पॉइंट है हमारा लिटिगेशन। ठीक है, लिटिगेशन क्या है, एक ऐसा मेथड जिसमें कि जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं, अगर उनके बीच में डिस्प्यूट है तो उसको सेटल करने कहाँ जाती हैं, कोर्ट के पास जाती हैं। ठीक है, और कोर्ट किस पे काम करता है, एविडेंस के बेसिस पे ही काम करता है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है, अगर उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट है और अगर उनके पास प्रॉपर एविडेंस है, तो जो डिसीजन होगा कोर्ट का वो उस अकॉर्डिंग होगा। ठीक, पढ़ लेते हैं एक बारी। लिटिगेशन इज अ मेथड बाय व्हिच द पार्टीज रिसोर्ट टू कोर्ट एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। द लिटिगेशन इज इनिशिएटेड एंड कंप्लीटेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द कोर्ट which exist to ensure the proper conduct of the litigation. The aggrieved party pleads its case in the court of law which adjudicates only on the basis of evidences। ठीक है, in case of foreign trade litigation is not preferred due to the limitation of litigation। अब foreign trade में अगर हम बात करें तो litigation इतना beneficial नहीं है। वो क्यों नहीं है, देखिए ये हम सब जानते हैं कि अगर कोर्ट में कोई केस अगर कोई लड़ रहा है तो उसमें टाइम लगता है और काफी एक्सपेंसिव भी होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है इसकी कि इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव मेथड। एंड सेकेंड पॉइंट इज कि फॉरेन ट्रेड की हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो कोर्ट होंगे ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इंडियन कोर्ट की बात करेंगे। ठीक है,
बाहर की कंट्रीज के भी जो कोर्ट है उनकी बात भी होगी। तो हर जगह जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो भी क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो इस वजह से भी लिटिगेशन इतना बेनिफिशियल नहीं होता है डिस्प्यूट्स को सेटल करने में इन केस ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, पहला पॉइंट है हमारा इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव मेथड। नेक्स्ट पॉइंट है द अग्रीड पार्टी इज मोस्टली reluctant टू प्लीड इट्स केस इन द फॉरेन कंट्री where the law and procedures applied are mostly different। ठीक है, आई होप आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा arbitration। अब arbitration क्या होता है, देखिए arbitration पर्टिकुलरली एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, रिटन अग्रीमेंट होता है जिसमें कि जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं अगर उनके बीच में कुछ भी डिस्प्यूट है, चाहे प्रेजेंट डिस्प्यूट है या फ्यूचर डिस्प्यूट है, वो उसको राइट डाउन करती हैं, वो प्रॉपर अग्रीमेंट में लिखती हैं। ठीक है, और ये सबमिट होता है एक आर्बिट्रेटर को। अब वो आर्बिट्रेटर हो सकता है सिर्फ, या पूरा एक पैनल हो सकता है, या कोई ऐसी थर्ड पार्टी जो कि दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ने मिलके अपॉइंट की हो, जो आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेगी। मतलब कि दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ने कोई एक थर्ड पार्टी को ये जिम्मेदारी दे रखी है कि वो उनके लिए आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा और उनके जो डिस्प्यूट्स होंगे वो उनको सेटल करवाएगा। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। Arbitration is a written agreement to submit present or future disputes or differences to arbitration whether arbitrator is appointed or not। ठीक है, तो चाहे arbitrator अपॉइंट हुआ हो चाहे ना हुआ हो, ये प्रॉपर अग्रीमेंट में उन्हें लिखना पड़ता है कि जो उनके प्रेजेंट या फ्यूचर डिस्प्यूट्स हैं। ठीक, arbitration is the voluntary submission of the disputes not to a court but to a sole arbitrator or an arbitral tribunal chosen by the parties or designated by a third party who is nominated by the contracting parties to make such appointment। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देख लेते हैं आर्बिट्रेशन और लिटिगेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहले मीनिंग से बात करें अगर, तो आर्बिट्रेशन implies a non-judicial process in which a neutral third party is appointed for resolving disputes between parties। ठीक है, तो ये नॉन जुडिशियल प्रोसेस होता है। नॉन जुडिशियल प्रोसेस इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो लॉ है वो इन्वॉल्व नहीं होता है, कोर्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो कोई थर्ड पार्टी होती है जो दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के बीच में डिस्प्यूट्स को सेटल करवाती है। ठीक, लिटिगेशन क्या है, लिटिगेशन रिफर्स टू अ फॉर्मल जुडिशियल प्रोसेस वेयरइन द पार्टीज अंडर डिस्प्यूट गो टू द कोर्ट फॉर इट्स सेटलमेंट। ठीक है, अब इसका नेचर कैसा है, सिविल है, और लिटिगेशन कैसा है, सिविल या क्रिमिनल, दोनों ही नेचर का। ठीक, अब यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी अपॉइंट होती है तो उसकी प्रोसीडिंग्स कैसी रहती हैं, प्राइवेट, वहीं लिटिगेशन कैसा रहता है, पब्लिक। ठीक है, आर्बिट्रेशन में प्लेस डिसाइडेड बाय द पार्टीज, और लिटिगेशन में ऑब्वियस सी बात है जब कोर्ट में काम हो रहा है तो प्लेस क्या होगी, कोर्ट ही होगी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है डिसाइडेड बाय एन आर्बिट्रेटर हु इज चूजन बाय द पार्टीज म्यूचुअली, और इसमें कौन डिसाइड करता है, अ जज हु इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। ठीक है, अब आर्बिट्रेशन की जो कॉस्ट है वो क्या आती है, कम आती है, ये लेस एक्सपेंसिव है, लेकिन वही लिटिगेशन की बात करें तो ये कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, और आर्बिट्रेशन में कोई भी अपील पॉसिबल नहीं है, लेकिन लिटिगेशन में ये चीज पॉसिबल है, आप कोर्ट के सामने अपील रख सकते हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया, और डिफरेंस पूछा भी जा सकता है तो इसको इसी फॉर्मेट में ही लिखिएगा। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देख लेते हैं एक बार लिमिटेशंस ऑफ लिटिगेशन। सबसे पहली लिमिटेशन है कोर्ट प्रोसीडिंग्स आर स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग बिसाइड बीइंग फॉर्मल। ये तो हम सब जानते हैं कि काफी स्लो और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और क्योंकि फॉर्मल वे से होता है इसीलिए टाइम भी बहुत लगता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है court proceedings and judgment being open to public, no business secrecy can be maintained। अब जो कोर्ट के जजमेंट और प्रोसीडिंग्स होती हैं वो कैसी रहती हैं, ओपन टू पब्लिक रहती हैं, पब्लिक की रीच में रहती हैं। इसकी वजह से जो बिजनेस की सीक्रेसी होती है वो मेंटेन नहीं रह पाती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिटिगेशन में रिजल्ट इन बिटरनेस एंड ब्रीच ऑफ कमर्शियल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। अब जो पार्टीज हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं, उनके बीच में कड़वाहट आ जाती है, जिसकी वजह से वो जो उनका रिलेशनशिप है, जो एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है, वो भी खराब होना शुरू हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द जज एक्सपर्ट और एमिनेंट इन द फील्ड ऑफ लॉ मे नॉट बी एक्सपेक्टेड टू हैव द सेम एक्सपर्टाइज इन द लाइंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड बिजनेस।
अब ये जरूरी नहीं है कि जो जजमेंट प्रोवाइड कर रहा है उसका इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सपर्टाइज हो, जिसकी वजह से वो शायद सही जजमेंट ना दे पाए। नेक्स्ट पॉइंट है द टाइम एंड डेट्स ऑफ हियरिंग इन अ कोर्ट ऑफ लॉ मे नॉट बी कन्वीनियंट टू द पार्टीज। तो कोर्ट जो डेट थे हो सकता है वो दोनों पार्टीज के लिए कन्वीनियंट ना हो, तो ये भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन बन जाती है लिटिगेशन की। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ आर्बिट्रेशन। सबसे पहला पॉइंट है हमारा आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स कैन बी कमेंस्ड एंड कंप्लीटेड विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम लिमिट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द डिस्प्यूट। आर्बिट्रेशन इज देयरफॉर क्विकर देन लिटिगेशन। ठीक है, तो ये जो पार्टीज हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो ही आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करती हैं। तो एक लिमिटेड टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम में जो भी डिस्प्यूट है वो सेटल हो जाता है, और ये लिटिगेशन से काफी क्विक भी होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर्बिट्रेशन प्रमोट्स गुडविल एंड बेटर ट्रेड रिलेशंस बिटवीन द पार्टीज। आर्बिट्रेशन क्योंकि दोनों पार्टीज का म्यूचुअल डिसीजन होता है आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करना, तो जो पार्टीज होती हैं उनके बीच में जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो प्रॉपरली मेंटेन रहते हैं, जो कि लिटिगेशन में पॉसिबल नहीं होते, क्योंकि लिटिगेशन की वजह से डिफरेंसेस आ जाते हैं लोगों के बीच में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन आर्बिट्रेशन द पार्टीज कैन अवेल ऑफ द सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट्स who are experienced and more knowledgeable, which is not possible in court litigation। अभी हमने डिस्कस किया था कोर्ट लिटिगेशन की बात, उसमें जो जजमेंट है वो कौन प्रोवाइड करते हैं, जो उस टाइम पे जज होते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि जो जज हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड बिजनेस के बारे में इतनी नॉलेज रखते हो या उसमें उनका एक्सपर्टाइज हो, लेकिन अगर हम आर्बिट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाता है वो दोनों पार्टीज मिलकर अपॉइंट करती है, म्यूचुअली अपॉइंट करती हैं, तो वो उसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन को अपॉइंट करेंगी जिसकी इस एरिया में एक्सपर्टाइज है, जिसको इस एरिया में पर्टिकुलर नॉलेज है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर्बिट्रेशन एंश्योर्स privacy and secrecy as the proceedings are private and the award given by the arbitrators is not punished। अब आर्बिट्रेटर जो भी अपना डिसीजन देता है उसमें प्राइवेसी और सीक्रेसी मेंटेन रहती, क्यों? क्योंकि ये प्राइवेटली हायर किया जाता है। ठीक है, और ये जो अवार्ड देता है वो पनिशेबल भी नहीं होता। अब अवार्ड का मतलब आप ये मत समझिएगा कि पार्टीज को अवार्ड देगा। ठीक है, अवार्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि वो जो अपना जजमेंट प्रोवाइड करता है या अपना जो डिसीजन देता है वो पनिशेबल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा The arbitration proceedings are less formal and more flexible than litigation। ठीक है, तो ये पॉइंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट पॉइंट है हमारा The cost and expenses of arbitration are less compared to court litigation। ठीक है, जो expenses हैं, जो cost है वो comparatively court litigation से कम लगती है arbitration में। ठीक, तो आई होप आपको ये एडवांटेजेस समझ में आ गए। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कमर्शियल आर्बिट्रेशन। दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन और एक होता है हमारा एडहॉक आर्बिट्रेशन। इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन क्या होता है? स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन होता है जो कि पर्टिकुलरली आर्बिट्रेशन के लिए फॉर्म किया गया है। ठीक है, ये इंस्टीट्यूशन हेल्प करता है पार्टीज को उनके डिस्प्यूट को सेटल करने में। ठीक, एंड इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन इज वन which a specialized institution intervenes and take on roles of administering the arbitration process. Each institution has its own set of rules which provide a framework for the arbitration and its own form of administration to assist the process। तो जितने भी institutions होते हैं उन सबके अपने rules regulations हैं और वो उन्हीं rules और regulations के according arbitration का process follow करती हैं। ठीक, some common institutions are London Court of International Arbitration, International Chamber of Commerce, the Dubai International Finance Center and the Dubai International Arbitration Centers। ठीक है, कुछ ऐसे institutions हैं जो कि arbitration process follow करते हैं। ठीक, next है हमारा ad hoc arbitration। अब एड हॉक आर्बिट्रेशन बेसिकली इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन से एकदम अलग होता है, क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन नहीं अपॉइंट किया जाता है आर्बिट्रेशन प्रोसेस के लिए, बल्कि जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट हुआ है वो आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करती हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड डिजायर। ठीक है,
Ad hoc arbitration is one which is not administered by an institution such as the ICC, LCIA, DIAC और DIFC. ये सब हमने भी ऊपर पढ़े थे. The parties will therefore have to determine all aspects of arbitration themselves. ठीक है, तो उनको जैसा arbitration चाहिए वो अपने सारे aspects को डिक्लेयर करती हैं, डिटरमाइन करती हैं. जैसे कि कितने आर्बिट्रेटर्स चाहिए, उनको कैसे अपॉइंट करें, कौन से लॉज एंड प्रोसीजर्स फॉलो किए जाएंगे एट द टाइम ऑफ कंडक्टिंग आर्बिट्रेशन. ठीक है, तो एड हॉक प्रोसीडिंग्स हैव द पोटेंशियल टू बी मोर फ्लेक्सिबल, फास्टर एंड चीपर देन द इंस्टीट्यूशनल प्रोसीडिंग्स. तो एड हॉक आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन से काफी ज्यादा फास्ट है, फ्लेक्सिबल है और कंपैरेटिवली चीपर भी है. ठीक, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. अब देख लेते हैं ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और कॉन्सिलिएशन के बारे में. तो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या है, जो कि प्राइमरी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, उसके अलावा और कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनके थ्रू डिस्प्यूट को सेटल किया जा सकता है, वो है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. मतलब कि लिटिगेशन के अलावा और कौन से ऐसे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हैं जिनको यूज किया जा सकता है, वही आते हैं ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के अंदर. ठीक, Alternative dispute resolution or ADR is the procedure for settling dispute without litigation such as arbitration, mediation or negotiation. ADR procedures are usually less costly and more expeditious. They are increasingly being utilized in dispute that would otherwise result in litigation, including high-profile labor disputes, divorce actions and personal injury claims. So alternative dispute resolution में जो भी डिस्प्यूट्स हैं और उसको अगर रिजॉल्व करना है तो लिटिगेशन के अलावा और कौन से बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको यूज किया जाता है, जैसे आर्बिट्रेशन हो गए, मीडिएशन या नेगोशिएशन. और ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन लेस कॉस्टली भी है और काफी एफिशिएंट भी है इन कंपैरिजन टू litigation. ठीक है, one of the primary reasons parties may prefer ADR proceeding is that unlike adversarial litigation, ADR procedures are often collaborative and allow the parties to understand each other's position. तो जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज होती हैं और जिनके बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो वो ADR को प्रेफर इसीलिए करती हैं क्योंकि ये कोलैबोरेटिव नेचर का होता है, जिसमें कि पार्टीज एक दूसरे की पोजीशन को समझती हैं. लेकिन लिटिगेशन में ऐसा नहीं होता है क्योंकि वहां पे एक राइवलरी की कंडीशन क्रिएट हो जाती है, पार्टीज की जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो खराब होने शुरू हो जाते हैं. ठीक, तो ADR also allows the parties to come up with more creative solutions that a court may not be legally allowed to impose. तो ADR जो है काफी हेल्प करती हैं जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं कि वो कुछ नए सॉल्यूशंस के साथ आए या कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशंस आते हैं जिसके थ्रू उनके जो डिस्प्यूट है उसको इजीली सेटल भी किया जा सके, जो कि अगर पार्टीज कोर्ट में अगर कोई अपना सजेशन देना चाहें वो नहीं दे सकती हैं. ठीक है, तो इस पर्सपेक्टिव से ADR काफी बेनिफिशियल है और काफी इजी प्रोसीजर है इन कंपैरिजन टू आपका लिटिगेशन. ठीक, नेक्स्ट है हमारा कॉन्सिलिएशन. अब कॉन्सिलिएशन क्या है, ये एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का पार्ट है जिसमें कि जो डिस्प्यूट पार्टीज होती हैं वो एक कॉन्सिलिएटर को अपॉइंट करती हैं. ठीक है, वो कॉन्सिलिएटर क्या करता है कि दोनों पार्टीज के पास सेपरेटली जाता है, उनकी बात को समझता है और हेल्प कैसे करता है उनको कि उनके कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सके. ठीक है, उनको असिस्ट करता है कि वो कौन से न्यू सॉल्यूशंस के साथ या म्यूचुअली कैसे एक दूसरे से बात करके अपने डिस्प्यूट को सेटल कर सकती हैं. ठीक है, तो कॉन्सिलिएटर का मेनली ये काम होता है. लेकिन जो कॉन्सिलिएशन का प्रोसेस है उसकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है. ठीक है, ये लीगली वायबल नहीं है क्योंकि इसमें जो कॉन्सिलिएटर होता है उसको ये राइट नहीं दिया जाता है कि वो अपना कुछ डिसीजन दे या अपना कुछ जजमेंट प्रोवाइड करे. बस वो क्या करता है, दोनों पार्टीज के बीच में एक सजेशन प्रोवाइड करता है, उनको सजेशन देता है ताकि वो म्यूचुअली कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन पे आ सके. ठीक है, एक बार इसको रीड कर लेते हैं. कॉन्सिलिएशन इज एन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस whereby the parties to a dispute use a conciliator who meets with the parties both separately and together in an attempt to resolve their differences. They do this by lowering tension, improving communication, interpreting issues, encouraging parties to explore potential solutions and assisting parties in finding a mutually accepted outcome. ठीक, तो conciliation differs from arbitration in that the conciliation process
in and of itself has no legal standing, and the conciliator usually has no authority to seek evidence or call witness, usually writes no decision and makes no award. तो conciliation arbitration से इसीलिए अलग है क्योंकि arbitration में जो वो arbitrator जो अपना decision देता है वो उसकी कुछ लीगल स्टैंडिंग है, लेकिन कॉन्सिलिएशन के प्रोसेस में जो कॉन्सिलिएटर होता है उसके कुछ भी लीगल स्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। वो ना कोई डिसीजन दे सकता है, ना अपना कोई भी जजमेंट प्रोवाइड कर सकता है, ठीक। तो आई होप आपको ये तीनों समझ में आ गए कि कॉन्सिलिएशन क्या होता है, आर्बिट्रेशन क्या होता है और लिटिगेशन क्या होता है, ठीक है। इसका अगर मुझे एक डिफरेंस चार्ट मिल जाएगा तो मैं आपको जरूर दे दूंगी। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स, कुछ 2-3 टॉपिक्स ही रह गए उसको डिस्कस कर लेंगे और ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।